नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले की खबर के साथ। मेरठ में आज ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की खबर आई। ओवैसी ने कहा कि उनकी गाड़ी पर गोलियां चली हैं, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की और अब इस मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की कार पर चली गोली का ये सीसीटीवी फुटेज हैरान करने वाला है। शाम 6 बजे के करीब मेरठ से दिल्ली लौट रहे ओवैसी के काफिले पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 युवकों ने गोली चलाई। ओवैसी बाल बाल बच गए। गोलियां उनकी गाड़ी पर लगी, उनकी गाड़ी पंचर हो गई। ओवैसी दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आप मौके पे थे, क्या रहा? हम पे गोलियां चले, हमने उसको उसका वेपन ने पकड़ लिया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हमने वेपन पकड़ा, पुलिस को वेपन। कितने लोग थे गोली चलाने वाले? 9 फायर किए। कितने लोग पकड़ा गया? दो जने पकड़े। कितने गए हैं पुलिस? वो पुलिस को मालूम है ना, वो पुलिस ने दरियाफ्त। आप ओवैसी साहब के गन्नर हैं क्या? साथ का हम काम करने वाले हैं, हम पार्टी वर्कर हैं। सर, वारदात की समय क्या थी? सर, वारदात वजह क्या थी? फायरिंग करी? नहीं साहब, हमें थोड़ी पता है आपको। हम यहाँ के नहीं है, हम हैदराबाद से आए हुए। इस वक्त हम हापुड़ के छिजारसी टोल टैक्स पर मौजूद है, जहां देख सकते हैं मेरे पीछे वही गाड़ी है जिस गाड़ी पर हमला किया गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो ओवैसी साहब के काफिले के साथ गाड़ी चल रही थी, ये यही गाड़ी है। और गोली के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 3 जगह गोली चलाई गई है और गाड़ी जो पूरी जिसमें पहले पंचर हो गया था, जिसके बाद जो है फिर गाड़ी को ले जाया गया। और अब तक हापुड़ SP ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। बाद में ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। बताया कि 3-4 गोलियां चली, लेकिन वो महफूज हैं। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में रैली की थी। दावा किया कि उनको राज्य की जनता का समर्थन मिलेगा। ओवैसी जी की जो कारगेट है वो जा रहा था, उसमें 2 लड़कों ने आके फायरिंग की मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी। पुलिस ने मौके पे पहुंचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। कितने राउंड फायरिंग की सूचना है? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, किसी को गोली लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव प्रचार उफान पर है तो ये बात हैरान करने वाली है कि कोई खुलेआम इस तरह गाड़ी पर गोलियां चला सकता है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि गोली चलाने का मकसद क्या था और इसके पीछे दरअसल है कौन। गाजियाबाद के डासना से अदनान के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश जयंत चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ सपा RLD की संयुक्त समाजवादी विजय यात्रा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी थी। अखिलेश जयंत रथ की छत से प्रियंका गांधी का अभिवादन करते नजर आए। इसके जवाब में प्रियंका ने भी उनका अभिवादन किया। बाद में प्रियंका ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए लिखा, हमारा भी आपको राम राम। और कल आगरा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने आज गाजियाबाद में रैली की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन युवाओं को लेकर ढोल पीट रही है वो उनके दौर में शुरू हुई, जेवर की बात भी उनके सामने हुई। हालांकि इन चुनावों में BSP के लिए वापसी की जो चुनौती है वो कहीं बड़ी है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान के नीले झंडों और बैनरों के बीच स्वागत हुआ BSP अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने दावा किया कि 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट की योजनाएं उनके समय ही बनी थीं। BSP की रही सरकार में गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एविएशन हब एवं नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजनाओं के द्वारा यूपी में रोजगार व विकास को नया आयाम
दे रही थी जब बीएसपी की सरकार थी, आप लोगों को मालूम है। 2012 तक यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। दलित वोट और सीटें उनकी पकड़ से दूर होती रही हैं। पूरे यूपी में दलितों की 84 आरक्षित सीटें हैं। 2007 में इनमें से 62 सीटों पर बीएसपी जीती थी। 2012 में इनमें से 58 सीटें सपा को गईं, जबकि 2017 में बीजेपी ने 70 आरक्षित सीटें जीत लीं। आगरा के बाद गाजियाबाद पहुंची मायावती ने यहां से के शुक्ला को टिकट दिया है, जो हफ्ते भर पहले बीजेपी में शामिल थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष थे। उनका मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग से है, जो विधायक हैं और यूपी के सरकार में मंत्री भी। गाजियाबाद क्षेत्र में पड़ने वाली 5 सीटें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और इसमें लगे धौलाना फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं। ये सभी सीटें बीजेपी ने भारी वोटों से जीती हैं। क्या ये हालात बदलेंगे? मायावती समर्थकों को उम्मीद है। महंगाई भी कम थी, समाधान भी बहुत था, गरीब आदमी की बहुत सहायता करी थी उन्होंने, इसलिए हम बहन जी की तरफ से ही वोट देंगे। लेकिन देर से चुनाव प्रचार में उतरी मायावती हवा का कितना रुख मोड़ पाएंगी, बताना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासी पर्दे से मायावती एक बहुत लंबे समय तक गायब रही, जिसके चलते दलित वोट जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से कट गया। अब वो दोबारा विधानसभा चुनावों के चलते प्रचार में उतरी है। आज दूसरी बार यहाँ पर उनकी रैली है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। अब देखना ये होगा कि दलित वोट दोबारा क्या बीएसपी के साथ जुड़ पाता है या नहीं। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया टीवी। और उत्तर प्रदेश में पहले दौर का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पहले अनूप शहर, उसके बाद बुलंदशहर में वो रैली करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वो लोनी पहुंचे, जहां उन्होंने तैमूर लंग से लेकर पाकिस्तान तक की चर्चा कर डाली। हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे। कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव। दिल्ली से सटे लोनी विधानसभा क्षेत्र में अपने पहले चुनावी भाषण में अमित शाह के निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव रहे। अमित शाह ने अपने भाषण में इतिहास के तैमूर लंग से लेकर पाकिस्तान तक का मुद्दा उठा डाला। तैमूर लंग की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु का कारण भी मेरे लोनी के वीर गुजरों ने मारा हुआ भाला था, इसके कारण मृत्यु हुई। ये भूमि सम्राट मीर भोज की भूमि है, ये भूमि वीरों की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। लोनी वही विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी उम्मीदवार नंद किशोर गुर्जर अपने विवादास्पद भाषणों के लिए चर्चा में रहे और चुनाव आयोग तक उनकी शिकायत हुई। गुरुवार की बीजेपी रैली में उनके भाषण में भी यही सुर रहे। जो काम हिंदू समाज के साथ औरंगजेब नहीं कर पाया, वो इस एक आतंकी संगठन जैसी पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों का रखवाया। 2022 की लोनी की जंग में अमित शाह ने अपने पहले ही चुनावी भाषण में इतिहास के तैमूर लंग से लेकर धारा 370, कश्मीर और पाकिस्तान तक को शामिल कर लिया। जाहिर है उनकी नजर वोटरों के ध्रुवीकरण पर है। हालांकि दिल्ली से सटे इस लोनी विधानसभा क्षेत्र में आम मतदाताओं के लिए सबसे अहम मुद्दा इलाके का पिछड़ापन और विकास की बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
मोहम्मद रजा लोनी इलाके में पान की दुकान चलाते हैं। कहते हैं हमें दिल्ली जैसा विकास चाहिए। बोल रहे हैं कि दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है, फिर भी बहुत अविकसित है, लगता नहीं है कि एनसीआर इलाके में। जी ये बात तो सही है कि दिल्ली से बिल्कुल नजदीक इलाका है और ये सटा हुआ है, बिल्कुल नजदीक इलाका है। दिल्ली का बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन हाँ बहुत सबसे और इलाकों में मैंने एनसीआर का देखा है, जितना वहाँ डेवलप किया है वहाँ अभी तक नहीं हुआ है। हमें करीब 20 साल हो गए रहते हुए और अभी भी हम गड्ढे में ही हैं और तार भी हमने जो खंभे लगा रखे हैं, खंभे नहीं है वहाँ पर, बांसों में हमने तार जोड़ रखे हैं, कभी कभी वो तार टूटता है। पानी का निकास नहीं है यहाँ पे कहीं से कहीं भी। अच्छा, पानी का निकास होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने पानी का निकास नहीं हो पाता यहाँ। हाँ पानी का निकास नहीं हो पाता, जैसे बारिश आती है तो सारा पानी यहीं पे भरा रहता है, रास्ते भर जाते हैं। जल भराव हो जाता है। जी जी जी। जाहिर है लोनी विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों के लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दा बिजली, पानी, शिक्षा और विकास जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। वो रोजगार के बेहतर अवसर चाहते हैं। लोनी से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। Honorable Speaker sir, my esteemed colleagues, और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज आरोप लगाया कि उन्हें सदन लोकसभा में भाषण पूरा करने के लिए तय समय नहीं दिया गया। बजट सत्र के दौरान महुआ मोइत्रा को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पैराग्राफ पूरा करने नहीं दिया गया। महुआ मोइत्रा से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। आइए आपको सुनाते इस बातचीत का कुछ अहम हिस्सा। हो गया हमारे साथ टीएमसी के महुआ मोइत्रा, क्या हुआ जो आज राष्ट्रपति के भाषण बोल रही थी? आप तो सब देखे क्या हुआ राष्ट्रपति भाषण में। हमारे पार्टी से 12 घंटा की चर्चा के टाइम है, 12 घंटा। बीजेपी को 6 घंटे मिलते हैं, तृणमूल को 30-35 मिनट, हमें 1 घंटा मिलना चाहिए। 23-35 मिनट जो भी दिया है, सुगौतदा 20 मिनट बोले, 13 मिनट मुझे बोलने का टाइम है। मैं 11 साढ़े 11 में खत्म कर ली थी। वहां पे 13 मिनट का पहले मेरा जब एक पैराग्राफ बाकी था, उन्होंने मुझे काट दिया। मैं कितना बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे वो खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए। सरकार पर लगातार आप हमला बोल रही थी। तो मैं विपक्ष में बैठी हूँ सरकार को लड्डू पेड़ा खिलाने के लिए। हम सरकार में किस लिए? हम वहाँ पे विपक्ष में मुझे चुन के क्यों भेजे है कि हम सरकार को लड्डू पेड़ा और माला से रोज सुबह संवर्धन करें? इसीलिए हमको दिया गया है। हमारा काम क्या है यहाँ पे? हम आते क्यों है यहाँ पे? और 13 मिनट अगर टाइम दे, उसके पहले काट क्यों देते हैं इन लोग? और पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और इस रेस को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आप सिद्धू साहब को नहीं चाहती हैं कि वो बने सीएम कैंडिडेट? कोई भी बने, विजन हर मिनिस्टर इक्वल विजन लेके पैदा होता है। हो सकता है मिनिस्टर भी ना हो, सिंपल एमएलए हो। पढ़े लिखे जो हैं वो कोई भी विजन या कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए, उसको सीएम क्लियर करे, उसमें से हिस्सा ना मांगे। हमारा गुंडोला प्रोजेक्ट एक दिन में 10,000 नौकरी दे रहा था, है ना? तो वो 1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाना था। एक दिन में 10,000 बच्चे को नौकरी मिलती, तो वो क्यों नहीं साइन हुआ? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर को 30% चाहिए था उसमें। अच्छा, ठीक। अब ये परसेंटेज बंद करनी पड़ेगी। चलिए आगे सवाल, अगर मान लीजिए सिद्धू साहब को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाते तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा है कि अगर घोषित नहीं होते हैं वो सीएम कैंडिडेट। वो तो भगवान जानते हैं क्या होगा या सिद्धू जानता है क्या होगा। जो भी सीएम बनेगा, बातें सुन ले, कर ले, तो एक ही बात है। तो मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा? ऐसे काम चलता रहेगा। और दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर आज बीएमडब्ल्यू कार में आग लग गई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। बीच सड़क पर यह नजारा देखकर सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कार से भयानक लपटें उठती हुई नजर आईं। गनीमत रही कि इस कार में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर आ चुके थे। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तितलियों से जगमगाता जंगल। और तमिलनाडु के कोयम्बतूर में वेल्लोर लेक का नजारा देखने लायक है। यहाँ तितलियों की 86 से ज्यादा प्रजातियां इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। कई एनजीओ ने मिलकर इस वेल्लोर लेक में वहां के नेटिव पेड़ों और फूलों की सैपलिंग की, उस इलाके की देखभाल की और कड़ी मेहनत के बाद इसे फिर से जंगल में तब्दील किया। अब यहाँ 86 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियों से इस फॉरेस्ट की खूबसूरती बढ़ गई है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।